गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर से हम क्लास 12 केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट हमने 11th क्लास में भी पढ़ी है, लेकिन 11th क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केवल 2 ही ग्रुप हमने स्टडी किए हैं। बाकी ग्रुप्स को हम 12th क्लास में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं और उनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पी ब्लॉक है। इस पी ब्लॉक में हमारे पास हैं 13 ग्रुप। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद 14 ग्रुप है। 14 ग्रुप एलिमेंट्स हैं हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। उसके बाद 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है। उसके बाद है 16 ग्रुप। 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है। उसके बाद 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं। 17 ग्रुप एलिमेंट है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। उसके बाद 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं। 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडॉन। ठीक है। तो इस तरह से हमने चेक किया है कि हमारे पास पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं। पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप आते हैं। ठीक है। उन 13 to 18 ग्रुप्स में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं। 13 ग्रुप एलिमेंट्स हैं हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 ग्रुप एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। ठीक है। तो हम 11th क्लास में 13 और 14 ग्रुप को पढ़ चुके हैं। इन दो ग्रुप्स की स्टडी हम 11th क्लास में कर चुके हैं। इन 11th क्लास, यहाँ पर अगर हम इसे लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 11th क्लास में हम इन दो ग्रुप्स की स्टडी कर चुके हैं। अब हम इस यूनिट में 12th क्लास में 15 to 18 ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनकी केमिस्ट्री को हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट्स से। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 15 ग्रुप एलिमेंट्स से। चलिए 15 ग्रुप एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। देखिए, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of P block elements is NS2 NP126। ये हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हम पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16, 17 और 18 ग्रुप। इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास 13 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? बोरॉन। 14 के लिए है कार्बन, 15 के लिए है नाइट्रोजन, 16 के लिए है ऑक्सीजन, 17 के लिए फ्लोरीन और 18 के लिए, वैसे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हीलियम, लेकिन हीलियम एक एक्सेप्शन है, इसलिए यहां पर हो जाएगा नियोन, क्योंकि हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। देखिए, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s2 2s2 2p1। कार्बन का कितना है?
1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन के लिए है 1s2 2s2 2p3। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए है 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन के लिए है 1s2 2s2 2p5। और लास्ट है हमारे पास नियोन। नियोन के लिए है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्रुप 13 to 18 के फर्स्ट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से समझा जा सकता है। देखिए हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 np1 to 6। देखिए यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करती है, n है हमारे पास प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल, तो देखिए ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास वैलेंस सेल कौन सी है, यहाँ पर देखिए वैलेंस सेल है हमारे पास बोरॉन के लिए है 2। आई मीन सेकंड सेल इसकी क्या है, लास्ट सेल है। तो सेकंड सेल में s में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी s में 2 इलेक्ट्रॉन है। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, p में है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन वरी कर रहे हैं वो p सब सेल में कर रहे हैं, s सब सेल में इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और p में कितने हैं, 1। इसी तरह से कार्बन के लिए चेक कीजिए। कार्बन में लास्ट सेल हमारे पास क्या है, सेकंड सेल, क्योंकि हम हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेकंड सेल है। सेकंड सेल में s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और p में 1 नहीं है, 2 है, क्योंकि p में वरी कर रहे हैं, p में चेंज हो रहा है 1 to 6, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर p में कितने हुए, 2। उसके बाद नाइट्रोजन में चेक कीजिए, नाइट्रोजन में भी लास्ट सेल क्या है, सेकंड सेल है। और सेकंड सेल हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल सेल कही जाती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि n हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल सेल या मेन सेल। इसमें हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट फॉर्म में है, और p में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। उसके बाद चेक कीजिए ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन में हमारे पास s में कितने हैं, 2, और p में कितने हो गए, 4। उसके बाद फ्लोरीन में चेक कीजिए। फ्लोरीन में लास्ट सेल हमारे पास सेकंड है, और सेकंड हमारे पास जो प्रिंसिपल सेल है उसमें s में 2 है, और p में कितने हो गए, 5। और लास्ट है हमारे पास नियोन। नियोन में s में तो 2 ही हैं, लेकिन p में कितने हो गए, 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 p ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, 1 to 6। इसलिए यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा हुआ है, 1 to 6। तो यहाँ पर आपको p ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स को। 15 ग्रुप एलिमेंट्स, 15 ग्रुप एलिमेंट्स है हमारे पास। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, बिस्मथ, बिस्मथ। तो हमारे पास 15 ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनका एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का है 7, फॉस्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51 एंड बिस्मथ 83। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 15 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ साथ उनका एटॉमिक नंबर भी है 7, 15, 33, 51 एंड 83। अब 15 ग्रुप एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू NH2NP3। ठीक है, क्या होता है NH2NP3। अब हम इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और हमारे पास एग्जांपल्स हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सबसे पहले है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, देखिए हीलियम 2s2 2p3। ठीक है, उसी तरह से फास्फोरस के लिए नियोन 3s2 3p3। ठीक है, उसके बाद है आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिए आर्गन 3d10 4s2 4p3। ठीक है, उसके बाद है एंटीमनी। एंटीमनी के लिए है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3। ठीक है, उसके बाद है बिस्मथ। बिस्मथ के लिए है जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p3। ठीक है, तो इस तरह से हमने 15 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, हमारे पास है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें प्रिंसिपल सेल हमारे पास सेम है। देखिए n प्रिंसिपल सेल सेम है और हम जानते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए हमारे पास अगर हम नाइट्रोजन में चेक करें तो नाइट्रोजन में हमारे पास प्रिंसिपल सेल कौन सी है 2 2 आई मीन सेकंड प्रिंसिपल सेल है। उसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 एंड p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, जैसा आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शो किया गया है। s में कितना है 2 एंड p में 3। ठीक है, उसके बाद देखिए फास्फोरस में। फास्फोरस में हमारे पास थर्ड जो हमारे पास सेल है प्रिंसिपल सेल वो लास्ट सेल है वैलेंस सेल है। उसमें s में 2 है और p में 3 है। इसी तरह से चेक कीजिए आर्सेनिक के लिए। आर्सेनिक के लिए फोर्थ सेल हमारे पास क्या है लास्ट सेल है। ठीक है, फोर्थ सेल में s में 2 है और p में कितने हैं 3। इसी तरह से चेक कीजिए एंटीमनी के लिए। एंटीमनी में हमारे पास लास्ट सेल कौन सी है फिफ्थ सेल। फिफ्थ सेल में सब सेल s में कितने प्रेजेंट हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और p में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें बिस्मथ की तो बिस्मथ में हमारे पास लास्ट सेल कौन सी है सिक्स्थ सेल। सिक्स्थ सेल में हमारे पास s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहीं से हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको 15 ग्रुप एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आए होंगे। अब हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स की एटॉमिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। अब हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स में एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम पीरियड में ऑर्डर चेक करेंगे। तो देखिए ए पॉइंट है हमारे पास when we move left to right in a period then atomic size decreases। बहुत सिंपल है when we move left to right in a period then atomic size decreases। जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में तो एटॉमिक साइज क्या होता है डिक्रीज होता है। इसका रीजन क्या है तो चलिए अब हम इस ऑर्डर को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारे पास है 14 ग्रुप एलिमेंट्स है हमारे पास कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। उसके बाद है 15 ग्रुप एलिमेंट्स नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब हमें पीरियड में एटॉमिक साइज का ऑर्डर चेक करना है तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे।
तो कार्बन टू नाइट्रोजन हमें मूव करना है और एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर चेक करना है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे कार्बन और नाइट्रोजन का। कार्बन है हमारे पास जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। उसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2s2 2p3। ठीक है, अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखिए फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2। उसके बाद सेकंड सेल है, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन में फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आप देख सकते हैं 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये हमने यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं। कार्बन की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4। उसी तरह से नाइट्रोजन में अगर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन में कार्बन की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सेल सेम ही है, सेम सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा? उसका इफेक्ट रहेगा एटॉमिक साइज डिक्रीज। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का रीजन, मेनली रीजन क्या रहेगा? हमारे पास रीजन 2 है। फर्स्ट रीजन है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज देखिए, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और नाइट्रोजन का है 7। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर यहां पर इंक्रीज हुआ है 6 to 7। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है और 1 प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है वो किसी डिफरेंट सेल में इंक्रीज नहीं हुआ है, सेम सेल में इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर भी 2 सेल है हमारे पास KL और यहां पर भी KL। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर भी 2 सेल्स हैं और यहां पर भी 2 सेल्स हैं। यहां पर आउटर मोस्ट सेल में L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जबकि यहां पर कितने हैं? यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से यहां पर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज है क्या? न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हम ये भी जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस स्पीसीज है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होगा कि साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट रीजन कि साइज डिक्रीज होता है। लेकिन सेकंड रीजन है हमारे पास स्क्रीन इफेक्ट। स्क्रीन इफेक्ट। अब स्क्रीन इफेक्ट क्या है? स्क्रीन इफेक्ट है कि जब न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसी टाइम डिफरेंट सेल में प्रेजेंट जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। जब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन ये इफेक्ट नेग्लिजिबल रहता है। नेग्लिजिबल क्यों रहेगा? उसका बहुत सिंपल रीजन है। उसका रीजन है कि यहां पर कार्बन टू नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है नाइट्रोजन में, वो सेम सेल में हुआ है, वहां पर सेल चेंज नहीं हुई है। यहां पर भी आपके पास लास्ट सेल सेकंड सेल है और यहां पर भी लास्ट सेल कौन सी है? सेकंड सेल है। और जब सेम सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज तो वर्क करता है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट वर्क नहीं करता है। इसलिए जब न्यूक्लियर चार्ज वर्क करेगा तो ये क्या करेगा? ये
आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इसलिए क्या होगा कि कार्बन टू नाइट्रोजन मूव करने पर नाइट्रोजन का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जब हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। अब हम एटॉमिक साइज का ऑर्डर ग्रुप में चेक करेंगे। देखिए व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप then atomic size increases। बहुत सिंपल है, जब हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स का ही जो साइज का ऑर्डर है उसको चेक करेंगे। देखिए हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, तो यहां पर इस ऑर्डर को चेक करने के लिए हम नाइट्रोजन और फास्फोरस का एग्जांपल लेंगे। हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। उसके बाद फास्फोरस है, फास्फोरस इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, तो यहां पर हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिख लिया है। अब हम इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। नाइट्रोजन के लिए देखिए फर्स्ट सेल सेकंड सेल, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, और फास्फोरस के लिए है फर्स्ट सेल सेकंड सेल और थर्ड सेल। अब हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। देखिए फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा आप यहां पे भी देख सकते हैं 1s2, और सेकंड सेल में प्रेजेंट हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरह से फास्फोरस में चेक कीजिए 1 2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में कितने प्रेजेंट हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और थर्ड सेल है हमारे पास, उसमें प्रेजेंट है 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमने यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो यहां पर टोटल सेल कितनी है, 2 सेल्स हैं 1 और 2। स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं K और L हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स हैं, उनमें प्रेजेंट है S और P सब सेल्स। अगर हम फास्फोरस में चेक करें तो फास्फोरस में हमारे पास है 1 2 3 मेन प्रिंसिपल सेल्स हैं K L M, 3 मेन प्रिंसिपल सेल्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन टू फास्फोरस मूव करने पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ सेल में भी इंक्रीमेंट होता है। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन में टोटल सेल्स कितनी है हमारे पास 2 सेल्स, और फास्फोरस में कितनी है 3 सेल्स, और दोनों की दोनों एलिमेंट्स सेम ग्रुप में ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्स्ट्रा सेल के होने से इफेक्ट क्या रहेगा, देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ नाइट्रोजन में देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट वो कौन सी सेल में प्रेजेंट हैं, सेकंड सेल में, और यहाँ फास्फोरस में कौन सी सेल में प्रेजेंट है, थर्ड सेल में। तो आप खुद से बताइए न्यूक्लियस से थर्ड सेल की डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि न्यूक्लियस से सेकंड सेल की डिस्टेंस क्या है, कम। और जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि चार्जेस के बीच में, डिफरेंट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, मेरा कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक बार दोबारा से, जब साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज जो हमारे पास है या फिर जो न्यूक्लियस है उससे
लास्ट सेल की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। अब देखिए हमारे पास सेकेंड फैक्टर है स्क्रीन इफेक्ट। स्क्रीन इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो जब साइज इंक्रीज हुआ यहाँ पर, देखिए जब सेल इंक्रीज हुई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 सेल्स है, ठीक है। जब सेल इंक्रीज होंगी तो हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं s और p इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास है, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। जब ये न्यूक्लियर चार्ज इनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उसी टाइम इनकी डिस्टेंस कम होगी। जब डिस्टेंस कम होगी तो ये सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे साइज इंक्रीज होगा। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू यहां पर नेग्लिजिबल हो जाती है और स्क्रीन इफेक्ट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। बहुत सिंपल है। अब न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू मिनिमम क्या हुई, ड्यू टू इंक्रीज डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। अब देखिए यहां पर न्यूक्लियर चार्ज को थर्ड सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, और यहां पर न्यूक्लियर चार्ज को सेकंड सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। तो आप जानते हैं कि थर्ड सेल की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो ज्यादा है, और सेकंड सेल की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो कम है। इसलिए हम कह सकते हैं when we move down the group then atomic size increase। जब हम किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से हमने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फर्स्ट प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड एटॉमिक प्रॉपर्टी है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर चेक करेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट्स में। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। किसी भी एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत सिंपल है, किसी भी एटम को, किसी भी न्यूट्रल एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम यहाँ पर पीरियड और ग्रुप दोनों में ही आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारे पास when we move in a period then ionization enthalpy increases। जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके मेनली 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिक्रीज एटॉमिक रेडियाई, सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड है स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं, डिक्रीज एटॉमिक रेडियाई, न्यूक्लियर चार्ज, स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए सबसे पहले हम 2 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज और सेकंड है डिक्रीज एटॉमिक रेडियाई। देखिए जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं प्रेडिक्टेबल में किसी भी पीरियड में, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने का रीजन क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। जैसे अगर हम बात करें कि हम कार्बन टू नाइट्रोजन मूव करते हैं, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। उसका रीजन क्या रहेगा कि यहाँ पर कार्बन टू नाइट्रोजन मूव करने पर नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिससे न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट सेल के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा
कि नाइट्रोजन का साइज डिक्रीज हो जाएगा, जैसा हम इससे पहली वाली प्रॉपर्टी में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज होगी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। देखिए, अगर हम कार्बन की एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से। अगर हम नाइट्रोजन को चेक करें तो नाइट्रोजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन में न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और जब ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे तो इन्हें आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दोबारा समझिए, जब यहां पर ये न्यूक्लियर चार्ज इन आउटर मोस्ट सेल्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम से, इस न्यूट्रल एटम से बाहर निकालने के लिए और इस एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, जिस एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चलिए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट है व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप देन आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, जब भी हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके लिए भी हमारे पास सेम रीजन है। देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सेकंड है हमारे पास स्क्रीन इफेक्ट, और थर्ड है हमारे पास इंक्रीज एटॉमिक रेडियाई। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए, जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, अगर मैं बात करता हूं 15 ग्रुप एलिमेंट्स की, तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, अगर मैं इस ग्रुप में मूव करता हूं, डाउन द ग्रुप मूव करता हूं, तो क्या होगा कि यहां पर एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक साइज यहां पर इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हमने लास्ट प्रॉपर्टी में ही डिस्कस किया था कि यहां पर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, और क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने के साथ साथ सेल भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब जब एक्स्ट्रा सेल किसी में प्रेजेंट रहेगी, किसी भी एटम में एक्स्ट्रा सेल प्रेजेंट रहेगी, तो न्यूक्लियस से उस सेल की डिस्टेंस तो बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है तो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जबकि स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन बढ़ जाएगा। जो हमारे पास इनर एस और पी सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उनमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा। इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज इंक्रीज हो जाएगा, और जब साइज इंक्रीज होगा तो किसी भी एटम में प्रेजेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर न्यूक्लियस की कम हो जाएगी। जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी जो पावर है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए और उस न्यूट्रल एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। वो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे नाइट्रोजन टू बिस्मथ, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सेकंड एटॉमिक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस कर लिया है। थर्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पीरियड में चेक करेंगे। when we move left to right in a period then electronegativity increases। ठीक है, बहुत सिंपल है कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखिए, इसका रीजन चेक करते हैं। हमारे पास हैं 14 ग्रुप एलिमेंट्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो 14 टू 15 मूव करेंगे। तो इसके लिए कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जांपल लेंगे जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2 और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो कार्बन में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए 2 + 2, जबकि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम कार्बन को चेक करें तो कार्बन में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जबकि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो आप खुद से सोचिए कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, फिर वो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों करेगा? बहुत सिंपल सी बात है। अब हम यहीं से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग है टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप यहां पर देखिए, नाइट्रोजन की टेंडेंसी यहां पर क्या है, नाइट्रोजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। जबकि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी रहता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी रहता है? ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसे केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जबकि यहां पर एक ज्यादा चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी आप 10th क्लास तक कार्बन के बारे में पढ़ चुके हो कि कार्बन जो भी कंपाउंड बनाता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनाता है, ना कि लॉस और गेन से बनाता है। ठीक है, और एल्कली मेटल्स के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि एल्कली मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं न्यूट्रल सोडियम के पास, 11, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। यहां पर मैं प्लस लगा देता हूं, यहां पर माइनस लगा देता हूं। ठीक है, इस तरह से यहां माइनस और यहां पर प्लस। ठीक है, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास, -10, और यहां पर प्रोटॉन कितने बचे, +11। तो यहां पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इसलिए यहां पर 1 पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। तो एल्कली मेटल्स का नेचर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो राइट में जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे आप यहां से समझ सकते हैं, अगर मैं NH3 की बात करूं, यहां पर अगर मैं NH3 की बात करूं
तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। -3 क्यों है? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। ठीक है, आई होप कि आपको लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये बात समझ में आई होगी। अब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे और चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। सेकंड केस है हमारे पास, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। बहुत सिंपल है, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसका रीजन चेक करते हैं। देखिए, इसके लिए रीजन है इंक्रीज एटॉमिक साइज। ठीक है, जब डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर किसी भी एटम का साइज इंक्रीज होता है तो एक्चुअल में क्या होता है? सेल्स इंक्रीज होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ सेल भी इंक्रीज होनी चाहिए, तब साइज इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। यहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज है ये लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज से लूजली बॉन्डेड रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली लॉस हो सकते हैं। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकते हैं तो इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? मैंने जैसे आपको बताया था अभी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज्ड एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से हमने थर्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटेलिक नेचर। अब हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए ग्रुप और पीरियड में मेटेलिक नेचर चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड के लिए। ए पॉइंट में when we move left to right then metallic character decreases। जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है हमारे पास डिक्रीज एटॉमिक रेडियाई। सेकंड है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो हमारे पास 2 रीजन है इसके लिए, डिक्रीज एटॉमिक रेडियाई और सेकंड है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहां पर मेटेलिक नेचर को समझने के लिए केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास रीजन है वही सफिशिएंट है, उसी से हम मेटेलिक नेचर का ऑर्डर पता कर सकते हैं। देखिए, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
electronegativity means tendency to gain of electrons। बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमें तो यहाँ पर मेटेलिक नेचर चेक करना है, और मेटल्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि मेटल्स का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, जबकि मेटेलिक नेचर इसका बिल्कुल रिवर्स है, अपोजिट है। क्या है, मेटेलिक नेचर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो एग्जांपल है हमारे पास सोडियम, हमारे पास एक मेटल है, अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। उसी तरह से अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है और 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस होता है और अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, जो इस बात को प्रूफ करती है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बहुत सिंपल है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीनिंग टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी और मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है when we move top to bottom then metallic nature इंक्रीजेज। बहुत सिंपल है, जब भी हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो मेटेलिक नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका भी वही सेम रीजन है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं से हम कह सकते हैं कि मेटेरियल नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है तो वो मेटेलिक कैरेक्टर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक नेचर क्या होता है, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स का मीनिंग क्या होता है, वो एलिमेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स। हम चेक करेंगे कि 15 ग्रुप एलिमेंट्स में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है। देखिए, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देन मेल्टिंग पॉइंट of 15 group elements first increase from nitrogen to arsenic and then decrease to antimony
एंड बिस्मथ, बिस्मथ। ठीक है, हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं 15 ग्रुप में, तो मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होता है नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है, कहां से, एंटीमनी से और बिस्मथ तक। एंटीमनी और बिस्मथ में मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि नाइट्रोजन टू आर्सेनिक तक इंक्रीज होती है। इसके हमारे पास दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है इंक्रीज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से नाइट्रोजन टू आर्सेनिक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आर्सेनिक के बाद एंटीमनी और बिस्मथ में भी एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज क्यों हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए सेकंड रीजन है हमारे पास ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से एंटीमनी एंड बिस्मथ इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये जो एक्सेप्शनेबल मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर है ये समझ में आ जाए। तो चलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही प्रेजेंट होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट ना तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है, ना ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है, और ना ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होता है। ये केवल किस में होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही प्रेजेंट होता है। और वो भी कहां पर, देखिए अगर हम 13 ग्रुप की बात करें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, और 14 ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 ग्रुप है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 ग्रुप है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, 17 ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये हमारे पास 13 to 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो कहां प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है 5th और 6th पीरियड में। यहां पर इन एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स का ही एग्जांपल लेंगे। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब यहां पर चेक कीजिए, देखिए नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, फास्फोरस थर्ड, आर्सेनिक फोर्थ, एंटीमनी फिफ्थ और बिस्मथ सिक्स्थ। ये मैंने यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 इनके पीरियड नंबर्स लिखे हैं। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में है, फास्फोरस थर्ड में है, आर्सेनिक फोर्थ में है, एंटीमनी फिफ्थ में है और बिस्मथ सिक्स्थ में है। अब जैसा मैंने कहा कि 5th और 6th पीरियड में इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम देखने को मिलता है। मैक्सिमम इसकी जो प्रेजेंस है वो कहां पर है, एंटीमनी एंड बिस्मथ, आई मीन 5th और 6th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनमें। तो इसको चेक करते हैं। देखिए हम यहाँ पर बिस्मथ को लेते हैं एग्जांपल के लिए। हमारे पास ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर बिस्मथ में 6th सेल है, ये हमारे पास 6th पीरियड है। तो ये जो पीरियड नंबर होता है ये एक्चुअली सेल्स को भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास मैक्सिमम सेल कितनी है उस एटम में। तो हमारे पास कितनी सेल्स हैं, 6 सेल्स हैं। और 6 सेल में जो इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, 6s2 6p3। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 6s2 और यहां पर 6p3। ठीक है, उसके इनर में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसके इनर में होंगे यहां पर 5d10 और यहां पर 4f14। ठीक है, यहां पर 4f14
यहाँ पर 5d10 और लास्ट में 6s2 6p3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेनली 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए। देखिए फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज और सेकंड है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर चार्ज में प्रेजेंट है प्रोटॉन। ये न्यूक्लियर चार्ज सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास कितनी सेल्स हैं, 6 सेल्स हैं, तो लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सेकंड इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक्चुअली ऑर्डर होता है, देखिए S is greater than P is greater than D is greater than F। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहां पर होता है, S सब सेल में, S सब सेल में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद P, उसके बाद D और लास्ट F में सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास इनर सेल्स में क्या है, इनर सेल्स में F सब सेल है, उसके बाद D सब सेल है, उसके बाद लास्ट में क्या है, S और P सब सेल। ठीक है, तो S और P सब सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और F में क्या होता है, सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्शन है वो कम रहेगा, क्योंकि F सब सेल और D सब सेल में स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कम होने से यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। किस तरह से, देखिए यहाँ पर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज और ये लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। मैंने केवल ये कहा था कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर क्या है, लो है। इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि न्यूक्लियर चार्ज S सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, S सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने की वजह से ये S सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। इनर्ट कैसे हो जाएंगे कि जब ये न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी भी अदर एटम के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर S सबसेल के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज ने स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया है और उन्हें इनर्ट कर दिया है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल P सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स ही 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें तो एंटीमनी और बिस्मथ 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनमें से जो S सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनाए गए बॉन्ड होंगे वो आपके क्या रहेंगे, वीक रहेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं बिस्मथ क्लोराइड की BiCl5, ठीक है, तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इसकी स्ट्रक्चर है Bi फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन एंड फिफ्थ क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 क्लोरीन है जो किससे अटैच है, बिस्मथ से अटैच है। तो हमारे पास जो ये 2 क्लोरीन है फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे पास है एक्सियल बॉन्ड्स, और ये 3 है जो प्लेन ऑफ पेपर की फॉर्म में है, ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो हमारे पास जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये किससे फॉर्म हुए हैं, ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म हुए हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये बॉन्ड वीक होते हैं और इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं। ये वीक क्यों होते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन टू आर्सेनिक साइज मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन उसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पर मेजर रोल प्ले करता है, जिससे क्या होगा, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया होगा। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर क्या रहेगा, आर्सेनिक
इज ग्रेटर देन एंटीमनी इज ग्रेटर देन बिस्मथ इज ग्रेटर देन फास्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ये हमारे पास रहेगा मेल्टिंग पॉइंट्स का ऑर्डर। किसके लिए? 15 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। आर्सेनिक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, उसके बाद एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। तो इस तरह से हमने मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यहां से फाइंड कर लिया है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहेगा वो रेगुलर रहेगा। रेगुलर मीनिंग कि नाइट्रोजन टू बिस्मथ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। तो इस तरह से हमने मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर को भी यहां से फाइंड कर लिया है। तो हमने इस लेक्चर में 15 ग्रुप एलिमेंट्स की एटॉमिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।